नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं दमदार 10। दमदार 10 में बात होगी आज बिहार की, साथ ही बात होगी उत्तर प्रदेश के एसआईआर के आंकड़ों की और साथ ही बंगाल में जो इस वक्त चुनावी रण है और यहां पर खूब जोर से प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी आज 3 रैलियां करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, क्योंकि वहां पर एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, नया इतिहास रचने जा रहा है। नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? नीतीश के बाद बिहार की कमान आखिरकार किसके हाथ में होगी? बीजेपी का होगा या जेडीयू का होगा? अब बीजेपी से लगातार तो संकेत मिल रहे थे कि कौन होगा, लेकिन इस पर कोई नाम तय नहीं हो रहा था। बहुत सारे नाम आ रहे थे। यही सवाल हर किसी के मन में, मेरे भी मन में है। लेकिन इस पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम प्रमोशन के लिए आगे आ रहा है, यानी कि डिप्टी सीएम से डिप्टी हट जाएगा, सिर्फ सीएम रहेगा, यानी कि मुख्यमंत्री रहेंगे, उप हट जाएगा। बताया जा रहा है कि सीएम की रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। सूत्रों का कहना है कि सम्राट चौधरी ही नीतीश के बाद बिहार के नए सीएम बनेंगे। सम्राट चौधरी कल नीतीश कुमार के साथ दिल्ली भी आए थे। नीतीश कुमार जब राज्यसभा पद की शपथ ले रहे थे तब भी सम्राट चौधरी उनके साथ मौजूद थे। सम्राट चौधरी लगातार, जिनको आप देख रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, चुनाव प्रचार में भी आपने देखा, उसके बाद लगातार उनके साथ काम कर रहे थे। एक कॉम्बिनेशन अच्छा माना जा रहा था, दोनों के बीच में एक अच्छा समन्वय माना जा रहा था। इस बीच संकेत भी बहुत सारे आते रहे और नीतीश कुमार के बाद एक युवा और साथ ही मोदी और शाह के भरोसेमंद, क्या सम्राट चौधरी वो कर पाएंगे जो नीतीश कुमार ने करके दिखाया है और बीजेपी के रोड मैप में आगे करने की इच्छा है? नीतीश कुमार का आशीर्वाद उन्हें मिला है, ऐसा बताया जा रहा है कि उनके पास नीतीश का आशीर्वाद है। बिहार के लव कुश समीकरण में एकदम फिट बैठते हैं, युवा हैं, युवा चेहरा है और साथ ही साथ तेवर भी इनके तेज तर्रार हैं। जब ये भाषण देते हैं तो जिस तरह से अपने विरोधियों पर वो गरजते हैं वो सबने देखा है। और साथ ही इस वक्त गृह मंत्री भी हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। माना जा रहा है कि 14 अप्रैल को वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और उसी दिन एनडीए की बैठक होगी जिसमें सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगेगी। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी का पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हो सकता है। संजय झा का कहना है कि नीतीश भी भले ही दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन सरकार उनकी मर्जी से ही चलेगी। क्या स्थिति उनकी है और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, राज्यसभा में गए हैं। मैंने पहले भी ये बात कहा कि बिहार की सरकार जो चलेगी वो नीतीश जी के मार्गदर्शन में चलेगी, नीतीश जी के गाइडेंस से चलेगी। और नीतीश जी दिल्ली में जाकर के भी बिहार का जो इंटरेस्ट है, बिहार का जो काम होना है, उसको भी देखेंगे। अब बिहार में जो सरकार चलेगी यहाँ पर, उसके सर्वमान्य नेता बिहार में नीतीश कुमार ही रहेंगे। और हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सम्राट चौधरी अब बिहार के नए सम्राट चौधरी बनेंगे? जी हाँ, बिल्कुल अमित। जो सोर्सेज के द्वारा और टॉप सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सीधे सीधे यही संकेत दिख रहा है कि सम्राट चौधरी का नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पे, बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे लगभग तय है। और फाइनल राउंड की एक बातचीत चल रही है और उसमें ज्यादातर नेताओं की ये राय है कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जानी चाहिए। और किसी मतलब अगर नेताओं के हिसाब से बात करें तो चाहे बिहार के नेता हों या दिल्ली में जो बिहार के बड़े नेता हैं जो कि दिल्ली की राजनीति में हैं, तो उन सब में से भी अगर बात करें अधिकांश का फीडबैक यही था कि सम्राट चौधरी को ही बनाया जाना चाहिए। और अब ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी के नाम को लगभग तय कर लिया गया है। ये टॉप सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है। अब बाकी चीजें सिर्फ औपचारिकता की है कि जब विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि अभी खरमास का महीना चल रहा है, 14 को खत्म हो रहा है खरमास का महीना, तो उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उस विधायक दल की बैठक में औपचारिक तौर पर सम्राट चौधरी का नाम तय कर लिया जाएगा। हालांकि सम्राट चौधरी के हिसाब से आप देखें तो जब से वो बीजेपी में आए और बीजेपी ने उनके कद को लगातार एलिवेट किया, उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल देखने की ही वजह रही होगी कि पार्टी, दूसरे पार्टी से आए हुए व्यक्ति को कुछ सालों में ही पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, फिर डिप्टी सीएम बनाया गया। और इस बार जब चुनाव के बाद गृह मंत्रालय आया बीजेपी के पास तो उनको गृह मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया। साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि पार्टी के टॉप लीडरशिप को उनमें यह पोटेंशियल नजर आ रहा है कि भविष्य में जब नीतीश कुमार हटेंगे तो नीतीश कुमार की जगह पर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया जाएगा। और अब लगभग वही होता नजर आ रहा है, ऐसा टॉप सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र, आपने एक बड़ी खबर दी है। जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी को बहुत पहले ही सम्राट चौधरी के अंदर
शायद वो दिख गया था, जिसकी वजह से उनका नाम नीतीश कुमार के बाद लाया गया है। और इसकी जो संकेत है बहुत पहले से ही मिलने लगे थे। तारापुर 2025 में जब प्रचार चल रहा था तारापुर सीट पर नवंबर 2025 में, उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बात कही थी मन से। सम्राट चौधरी उनके साथ खड़े थे। उन्होंने कहा था कि आप विजयी होइए, आपके लिए बहुत बड़ा होगा, हम आपको और बड़ा बनाएंगे, मोदी जी आपको बहुत बड़ा बनाएंगे। तो क्या संकेत तभी दे दिए गए थे? क्या इस कहानी की पृष्ठभूमि वो तारापुर में तभी लिख दी गई थी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। इसके साथ हमारे साथ अमेरिकी मामलों के खास जानकार रविंदर जी भी मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीत जी, जिसका मैंने जिक्र किया, तो शायद बीजेपी ने बहुत पहले ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी और चुन लिया गया था कि किसको आखिरकार कमान देनी जानी है। देखिए, अभी बहुत सही बात देवेंद्र जी ने बताई कि एक नेता के तौर पर आइडेंटिफाई करके और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था कई साल पहले। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो अपने आप में जब आप सरकार में नहीं हैं तो आपका प्रदेश अध्यक्ष सबसे बड़ा नेता होता है। तो जिस समय नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, सम्राट चौधरी उस समय प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद जब वो विधान परिषद में गए, उनको विधान परिषद का नेता बनाया गया। अभी पिछला जब विधानसभा चुनाव जीते तो उनको विधानसभा का और विधायक दल का नेता बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। पहली बार जब सरकार बनी तो वो वित्त मंत्रालय के साथ उप मुख्यमंत्री बने। इस बार सरकार बनी और होम मिनिस्ट्री मिली बीजेपी को, तो होम मिनिस्ट्री के साथ वो डिप्टी सीएम बने। तो ये सब चीजें ऐसी थी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनका कद बड़ा कर रही थी और वो प्योर पॉलिटिकल रीजन से कर रही थी। पॉलिटिकल रीजन ये है कि बिहार में, जो आप बार बार अपने ग्राफिक्स में दिखा भी रहे हैं, कि अगर गैर यादव पिछड़ी जाति की राजनीति करनी है तो आपको सबसे बड़े जातीय समूह को साथ में लेकर के चलना होगा, जिसके आधार पर नीतीश कुमार ने डिसलॉज किया लालू यादव के राज को या राबड़ी देवी के राज को। मतलब आरजेडी को सत्ता से हटाया उन्होंने जिस समीकरण के दम पर, वो समीकरण आपको बनाए रखना होगा। और वो समीकरण है, ऐसे मोटे तौर पर लौकुश कहा जाता है कोयरी कुर्मी का, लेकिन उसमें धानुक भी है। और नीतीश कुमार ने जब पिछड़ा अति पिछड़ा किया तो धानुक को अति पिछड़ा में डाला, लेकिन वो इसी जाति समूह की एक जाति है, कोयरी कुर्मी धानुक, जिसकी लगभग 10% आबादी है। तो ये गैर यादव पिछड़ी जाति की राजनीति के लिए एक आपको ऐसी फोर्स चाहिए थी जो बाकी सबको साथ में लेकर के चल सके। उस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम्राट चौधरी। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि बीजेपी ने अपनी लीडरशिप अपने नेता के तौर पर उनको तैयार किया, बिहार के नेता के तौर पर। दूसरे पॉलिटिकल रीजन ये है कि वो उस सामाजिक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका सीधा मुकाबला होना है आपके विरोधी सामाजिक समूह के साथ, एक उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो वो भी आप अपने ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है। मतलब नीतीश कुमार भी यही चाहेंगे कि जो कोयरी कुर्मी धानु का समीकरण है वो कंटिन्यू रहे। और ये पॉलिटिकली भी अगर नहीं कंटिन्यू करते तो ये एक समस्या आती, क्योंकि आप कुर्मी मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं और फिर उस वर्ग समूह से कोई दूसरा नहीं बनेगा, तो ये एक तरह का मोहभंग होता है। आजकल हर जातियां जो है पावर स्ट्रक्चर में अपनी हिस्सेदारी चाहती हैं। तो एक कारण तो ये है, वो भी आप दिखाई रहे हैं कि ये कारण है। एक बड़ा कारण यह है कि पावर का स्मूथ ट्रांजिशन किसके नेतृत्व में होगा, कौन करा सकता है पावर का स्मूथ ट्रांजिशन? तो वही व्यक्ति करा सकता है जिसके प्रति नीतीश कुमार, जनता दल यू का भी सद्भाव है, जो सामाजिक समीकरण को भी रिप्रेजेंट करता है और जिसका कद आपने पर्याप्त रूप से बड़ा किया हुआ है ऑलरेडी, जिसको आप बनाए तो ये माना जाए कि ये नेचुरल चॉइस है। क्योंकि बिहार थोड़ा डिफरेंट स्टेट है और नंबर्स भी बीजेपी के पास अकेले नहीं है बहुमत के, और एक डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड का स्टेट है, आप जानते हैं इस बात को। तो इसलिए कि एक नेचुरल चॉइस है, लेकिन ये नेचुरल चॉइस पहले से था कि या इस पर नेचुरल चॉइस को बनाया गया? देखिए, बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी को ने कई प्रयोग किए भारतीय जनता पार्टी को। आप जानते हैं बिहार कभी भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड वाला स्टेट नहीं रहा है। समाजवादी राजनीति इतनी मजबूत रही है वहां कि कांग्रेस और समाजवादियों के बीच में सत्ता ट्रांसफर होती रही है। बीजेपी ने कैसे क्रैक किया? बीजेपी ने क्रैक किया नीतीश कुमार के साथ। जब नीतीश कुमार साथ में आए, देखिए बीजेपी की दूर की राजनीति है। बीजेपी को हमेशा पता था कि एक ऐसा चेहरा चाहिए होगा, एक ऐसे सामाजिक समीकरण का चेहरा चाहिए होगा जो उसको एक ऐसा आधार बना दे जहां वो पैन हिंदू पॉलिटिक्स अपनी उसको फैला सके। ये नीतीश कुमार के साथ हुआ और इसके लिए बीजेपी ने बड़ी कुर्बानियां पहले दी है। ज्यादा सीट जीतने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है, पहले भी बनाया है। जब 7 दिन के लिए भी बने थे तब भी बीजेपी को ज्यादा सीटें थी। मतलब बीजेपी शुरू से उनको आगे करती रही है, ज्यादा सीट होने के बावजूद उनको आगे प्रमोट करती रही है नीतीश कुमार को। तो उसको पता था कि देखिए, जब बिहार नहीं बटा था तो बीजेपी की ताकत झारखंड के साइड से, जो साउथ बिहार था,
जब बट गया तो बिहार में उसकी ताकत कम हो गई थी। तो नीतीश कुमार के आने से वो ताकत बनी, मैं बस एक सामाजिक समीकरण बना। एक चीज समझना चाह रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश जी तो हो सकता है कि पीछे की तरफ से तो रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह से वो आउट हो जाना पॉलिटिक्स से, लेकिन बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में जो एक तैयार होगा मैदान, उसको सम्राट चौधरी किस तरह से लेकर जाएं, क्योंकि जो अगड़ी जाति है, सवर्ण जाति है, वो बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। बिल्कुल, तो ये उनके साथ ये हमेशा सम्राट चौधरी का हमेशा ये नारा देते रहे हैं। आप उनको उनके भाषण सुनिएगा, जो पूरा एक इलाका है पटना के दूसरी तरफ, गंगा के दूसरी तरफ जो है, मतलब साउथ ऑफ द पटना, उस इलाके में एक शर्मा वर्मा कॉम्बिनेशन की बात कही जाती है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कोयरी, कुर्मी, धानुक जो कुशवाहा है और जो सवर्ण जातियां हैं, खासतौर से भूमिहार जिनका उधर असर है, तो उनका एक कॉम्बिनेशन होगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत दिन से साध करके रखा है सम्राट चौधरी ने, उसके बिना राजनीति नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने जो समीकरण देखा, समझा, उसके ही तहत सम्राट चौधरी वो चेहरा बनकर आए जो बीजेपी के समीकरण के में बिल्कुल फिट बैठते हैं, और आने वाले की जो पॉलिटिक्स है, यानी कि आने वाले 10 से 20 साल की जो पॉलिटिक्स होगी उसको लेकर जाएंगे। आगे कौन जाएंगे? युवा चेहरा है, वो है सम्राट चौधरी। लेकिन उसी तरह से बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश भी उतना महत्वपूर्ण है। यहां पर भी बहुत समीकरण है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर वोटर्स वो सबसे अहम है, क्योंकि वोटर्स कहां किसके कितने हैं। और एसआईआर के बाद तो हर कोई अपने वोटर्स को ही गिन रहा है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ गई है और बहुत चौंकाने वाली लिस्ट है। यूपी में करीब 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं, और एसआईआर से पहले राज्य में करीब 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, जो अब घटकर 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार के करीब हो गए हैं। खास बात तो यह है कि फाइनल लिस्ट में भले ही 2 करोड़ 5 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, लेकिन यह जनवरी में जारी ड्राफ्ट लिस्ट से ज्यादा है। 6 जनवरी को जब ड्राफ्ट लिस्ट आई थी, उसमें 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कट गए थे, लेकिन फाइनल लिस्ट में करीब 84 लाख वोटर्स बढ़ गए हैं। अब चुनाव आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट में वोटर्स की सही मैपिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए तब ज्यादा लोगों के नाम कट गए थे। यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट में शहरों में ज्यादा वोट कटे हैं, और लखनऊ में 23% वोटर्स के नाम कटे हैं। गाजियाबाद में 20% से ज्यादा वोट कट गए हैं, और साथ ही कानपुर में करीब 19.5% मतदाताओं के नाम कटे हैं। नोएडा की बात करें, यानी गौतम बुद्ध नगर इलाके की बात करें, तो यहां पर भी करीब 19% से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल सीटों पर ये नाम कम कटे हैं। इससे समाजवादी पार्टी के दावों की हवा निकल गई है। यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों में औसतन 10 से लेकर 15% वोट घटे हैं। संभल में 14% है, रामपुर में 12% है, मुरादाबाद में भी और मुजफ्फरनगर में भी करीब 10% नाम कटे हैं। अमरोहा में 9%, सहारनपुर में 10% वोटर्स के नाम कटे हैं। यूपी एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के गढ़ में ही कम हुए हैं। अब बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में 20% से ज्यादा वोट कटे हैं। इसके उलट मुस्लिम बहुल जिलों में सबसे कम वोट कटे हैं, करीब 10% के आ रहे हैं एवरेज। बीजेपी ने एसआईआर की प्रक्रिया का सबसे ज्यादा समर्थन किया था। अब नई वोटर लिस्ट के आंकड़े आने के बाद पार्टी को नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी। अब यूपी को लेकर बात की जा रही है, तो 5 जिलों का आंकड़ा आपके सामने हम रखते हैं। सबसे पहले ज्यादा वोट कहां कटे? लखनऊ में 9,14,185 वोट कटे हैं। इसके अलावा जो जिले के कुल वोटर लिस्ट की अगर बात की जाए, टोटल जो वोटर्स हैं उसका करीब 23% आता है। अब इसी तरह से गाजियाबाद में 5,74,478 वोट कटे हैं लोगों के, तो जो करीब 20% है टोटल वोटर्स से अगर आप मिलते हैं तो। इसके अलावा कानपुर में आप देखिए 19.42%, आगरा में 17.71%, प्रयागराज में 17.6% के करीब आ रहे हैं। अगर विधानसभा वाइज हम देखें तो साहिबाबाद विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट कटे। इसके बाद नंबर आता है नोएडा का, फिर आता है लखनऊ नॉर्थ का, आगरा कैंट का, इलाहाबाद नॉर्थ सीट का सबसे ज्यादा वोट कटा है। कटे वोट के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश गुजरात के बाद सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत काटने वाला राज्य बन गया, जहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। यूपी में कुल 13.24% वोटर्स के नाम कम हुए हैं। यूपी में विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि एसआईआर के जरिए बीजेपी मुस्लिम वोट्स को काट रही है, एक साजिश है। लेकिन जब ये आंकड़े आए तो इस दावे को पूरी तरह से खारिज करता है। मुस्लिम बहुल जिलों की भी बात कर लेते हैं। संभल में 14% वोट कटे हैं, बरेली में 13%, मेरठ में 18%, रामपुर में 12%, शामली में 10% वोट कम हुए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में करीब 10% वोट घटे हैं। बिजनौर की बात करें तो वहां पर भी देखिए करीब 9.5% वोट कटे हैं। अमरोहा में 9% वोट की कटौती की गई है। तो ये जो सीधे सीधे जो आंकड़े आ रहे हैं अजीत जी, सबसे पहला तो वही बात कर लेते हैं जिसका हमने जिक्र किया था कि जो दावे किए जा रहे थे अखिलेश यादव की ओर से कि मुस्लिमों के वोट काट दे रहे हैं, जो लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा था, यह भ्रम तो टूट गया। उल्टा तो
अर्बन सीट जो माना जाता है बीजेपी का गढ़ है, शहरी इलाके, यहां पर 20% वोट कट गए। 22%, 23%। ये देखिए, ये एक मिथक गढ़ा गया हमेशा एसआईआर का विरोध करने वाली पार्टियों ने, एक चुनाव आयोग की साख बिगाड़ने की एक कोशिश के तौर पर ये विपक्ष ने काम किया है। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग ने कई काम ऐसे किए हैं जिनको नहीं डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन ये एसआईआर का काम जो हो रहा था, ये ऐसा नहीं था कि चुनाव आयोग अपने ऑफिस में बैठ के करा रहा था। एसआईआर का काम ग्राउंड पर हो रहा था और हर पार्टी ने अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए थे। वो बीएलओ जो थे, चुनाव आयोग के बीएलओ जो थे, वो बूथ लेवल एजेंट्स के साथ, जो पार्टियों के थे, बीएलए थे, बीएलओ चुनाव आयोग के थे और बीएलए पार्टियों के थे। हर पार्टी ने हजारों की संख्या में बीएलए अपॉइंट किए थे। वो ये काम कर रहे थे, उनके सामने ये काम हो रहा था। अगर होता कि आप कंप्यूटर पर बैठ के नाम काट रहे हैं तब आप आरोप लगाते, इसमें तो सब ग्राउंड पर हो रहा था, सब सामने हो रहा था। लोग बीएलओ को भी पहचानते हैं, बीएलए को भी पहचानते हैं और कई मौके लोगों को मिले। आपने बताया पहला आंकड़ा 2,89,00,000 का था और जब 2,89,00,000 वोट कटे तो योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री तब तक नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए थे उत्तर प्रदेश के, पंकज चौधरी, मंच से बोला था, इन सबकी बैठक भी बुलाई बाद में। मंच से उन्होंने कहा, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई निकलिए, क्या कर रहे हो, इसमें तो सब वोट भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है, जो स्ट्रांग होल्ड है, वहां लोगों के वोट कट रहे हैं। और उसके बाद बैठक हुई सांसदों की, विधायकों की, उन सबको कहा गया कि भाई आप अपने क्षेत्र में एक्टिव करिए, लोगों को अपने नाम जुड़वाइए। उसका नतीजा ये है कि ये जो 2,89,00,000 से घट के 2,04,00,000 आए हैं, नाम अभी कटे हैं। तो एक तो ये मिथक है कि चुनाव आयोग काट रहा है, चुनाव आयोग बना रहा है। देखिए, बीएलओ और बीएलए ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे। मतदाता की जिम्मेदारी थी, मतदाताओं को ऑनलाइन अप्लाई करने का भी क्या अधिकार था, फॉर्म 6 भरिए, फॉर्म 7 भर के नाम कटवाइए, ये सब बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा था। और अब आप देखिए, इसमें भी अगर जो हम लोग आंकड़ा दिखा रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में, तो मुस्लिम बहुल इलाकों में भी ये नहीं कह सकते हैं कि मुसलमानों के ही ज्यादा नाम कट गए। आबादी के अनुपात में हो सकता है कि जितना मुसलमान का कटा हो, वहां जितनी आबादी हिंदू की है उस अनुपात में उसका भी कटा हो। आप हम एक आंकड़ा, आपको बंगाल की बात हम लोग करेंगे तो हम अभी बता देते हैं आपको, जो आबादी के अनुपात में बंगाल में भी सिर्फ 7% ज्यादा नाम का फर्क आ रहा है। मतलब 27-28% मुस्लिम आबादी है और टोटल जो नाम कटे हैं उसमें 34% मुस्लिम नाम कटा है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अनुपात से ज्यादा नाम काट दिया। मैं जोड़ देता हूं कि एक देखिए भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर भ्रम क्या फैलाया गया विपक्ष की ओर से। कहानी ये गढ़ी गई ना कि बीजेपी जो एसआईआर करवा रही है उसका मकसद क्या है कि वो मुस्लिम वोटों को कम कर दें, और अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं। जब ये आंकड़े सामने आए तो अब तस्वीर देखिए कितनी बदल गई है। अब बंगाल में भी यही किया गया ना, ममता बनर्जी यही बोल रही थी कि मुस्लिमों का वोट काट दिया जाएगा। मैं बता रहा हूं, मेरे घर में हिंदू हूं मैं, मेरे घर में नाम कट गया, बताइए। नहीं कटे हैं ना, एक तो 64 हिंदू कटे हैं ना, 64% हिंदुओं के नाम कट रहे हैं, हिंदू के नाम भी कटे हैं। 90 लाख नाम कटे हैं जिसमें 64% हिंदुओं के नाम है। 64% हिंदू का नाम कटा है। और ये इस बात को ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के कहा जाता है ना, भवानीपुर, कि 51,000 नाम कटे। उस 51,000 में लगभग 38,000 नाम हिंदुओं के हैं, सिर्फ 13,000 के करीब मुसलमान का नाम कटा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, भवानीपुर में। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था कि मुसलमान का, वही एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था कि मुसलमान का नाम कट जाएगा और चुनाव आयोग जितवा देगा। चुनाव आयोग नहीं चुनाव जितवा सकता है। चुनाव आयोग जो है, जो काम कर रहा था ग्राउंड पर, देखिए अब ऐसी कई पार्टियां विरोध कर रही हैं जिन्होंने अपना बीएलए नहीं अपॉइंट किया जी। बिहार, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, 75 जिले हैं, उसमें लगभग 80-70% जिलों में कांग्रेस का बीएलए नहीं था। आपका बीएलए नहीं होगा, बूथ लेवल एजेंट आप अपॉइंट नहीं कर सके, और उसके बाद आप चुनाव आयोग को ब्लेम करेंगे कि चुनाव आयोग नाम काट दे रहा है। दरअसल होता यह है ना कि आप देखिए कि एक ना नैरेटिव बनाया जाता है, उसकी सच्चाई तब तक पता नहीं लगती जब तक कि आप उसको परख ना लें। तो एसआईआर को लेकर ऐसी कहानी बनाएगी, जब वो परखा गया तो आप देखिए किस तरह से वो धराशायी होंगे तमाम जो एक नैरेटिव गढ़ा गया था एसआईआर के खिलाफ, ईसी के खिलाफ और मुसलमानों को लेकर। देखिए ना कितना वोटिंग बढ़ रही है, 3 राज्यों में वोटिंग बढ़ी ना भाई। बिल्कुल वोटिंग बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ एसआईआर का नतीजा है। एक और नैरेटिव और गढ़ा गया ना, एक नैरेटिव और भी गढ़ा जा रहा है कि किस तरह से जो बातचीत होने वाली है दो देशों के बीच वो शायद ना हो पाए। हम बात कर रहे हैं युद्ध की, यानी अमेरिका और ईरान के बीच क्या शांति हो सकती है। अब नया नैरेटिव गढ़ा गया कि कभी शांति हो ही नहीं सकती, दोनों लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन सीज फायर हुआ ना, अब आज बातचीत हो रही है ना, बम बारूद कम बरसना हुए हैं ना कम। अब अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि कहां मिलेंगे? इस्लामाबाद में, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर। आज बहुत बड़ा दिन है पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि सबकी नजर इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद वो वेन्यू है जहां पर ईरान के और साथ ही साथ अमेरिका के जो डेलीगेशन है वो पहुंचने वाले हैं। अब शांति वार्ता होने जा रही है। 40 दिन का भीषण युद्ध रहा, सीज फायर के बाद पहली बार अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने जा रही है। ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है। थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी पाकिस्तान उतर जाएंगे, यानी कि लैंड करेंगे। जेडी वैंस के साथ स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, जेराड कुशनर भी उनके साथ है। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद दोनों के
दोनों ही प्रतिनिधियों की बातचीत होगी, लेकिन इसमें मान के चलिएगा कि शायद पहले डायरेक्ट बातचीत ना हो, पहले मध्यस्थ के जरिए बातचीत होगी। ईरान का कहना है कि जब तक लेबनान में हमले नहीं रुकेंगे तब तक बातचीत नहीं हो सकती। ईरान ने अपने फ्रीज फंड को भी रिलीज करने के लिए कहा है, तभी वो आगे बातचीत करेंगे। तो ये दो वो शर्तें हैं जो पिछले जो 10 पॉइंट दिए गए थे उससे अलग है, यानी कि अब 12 पॉइंट्स हो गए टोटल। पहले ये 2 पॉइंट्स वो चाहते हैं कि माना जाए, उसके बाद ही आगे बातचीत होगी। और इसको लेकर लोग कयास लगा रहे हैं कि नहीं, अब शायद ये बातचीत ना हो पाए या बातचीत टूट जाए। लेकिन उम्मीद ये कीजिए कि जिस तरह से अमेरिका का रुख है और जेडी वांस अगर आ रहे हैं, उनके साथ अगर स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, जेराड कुशनर आ रहे हैं जो दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बातचीत वो करना चाह रहे हैं। उनको जो हासिल करना था कर चुके हैं। ईरान को भी ये पता है कि जो पिछले 40 दिन में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में सालों लग जाएंगे। अब उनके लिए भी जरूर है कि अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं और आगे भविष्य को देखते वो भी चाहते हैं कि एक सम्मानजनक जगह पे ये डील हो। दोनों ही देशों के लिए उस जगह पे आना पड़ेगा जहां पर उनके लिए इस युद्ध से बाहर निकलना आसान हो जाए। और पाकिस्तान, जिसको लेकर कई बातें कही जा रही कि पाकिस्तान क्यों है, इसके बारे में भी जानेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया, पाकिस्तान में ही यह बातचीत क्यों हो रही है। अब अमेरिका ईरान में 2 चरणों में बातचीत होगी। एक बातचीत होगी डायरेक्ट, एक होगी इनडायरेक्ट। पहले इनडायरेक्ट बातचीत होगी। इनडायरेक्ट बातचीत अगर सफल है तो उसके बाद फिर सीधे बातचीत होगी। दूसरे फेज में फिर आमने सामने दोनों ही प्रतिनिधि दल के नेता बैठेंगे और मेज पर बैठकर आपसी सलाह से तय करेंगे कि आखिरकार किस तरह से जो हमारे अपने अपने उनके एजेंडे हैं उनको पूरा करना है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे और इसका एक दीर्घकालिक कोई रास्ता निकाला जाएगा ताकि इस क्षेत्र में, पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में शांति बरकरार रहे। रोजाना इसी तरह से लड़ाइयां ना हो, मिसाइल ना दागे जाए और जिसका खामियाजा पूरे दुनिया को भुगतना पड़े। रोविंदर सर हमारे साथ हैं। रोविंदर सर, मैं तो बहुत सकारात्मक मान रहा हूं अपने आप को कि चलिए अब तो बातचीत होने जा रही है, बातचीत होगी। लेकिन 2 जो पॉइंट जोड़ दिया गया है, एक हो गया कि लेबनान का जिक्र किया गया कि लेबनान में पहले सीज फायर हो जाना चाहिए, इजराइल हमले करने बंद कर दे। दूसरा आ गया कि हमारे जो भी आपने एसेट्स रखे हैं उसको रिलीज कर दीजिए। इससे पहले मैं बस बोल दूं कि एक सकारात्मक पॉइंट सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने बात की नेतन्याहू से कि आप उसमें कम कर दीजिए, हमले मत कीजिए। उसने कहा कि ठीक है, आईडीएफ अब सीधे हमले नहीं करेगी, यानी कि सेना मुझसे बातचीत करके करेगी। और एक बयान जो नेतन्याहू का आ गया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग सीधे लेबनान की सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो क्या पृष्ठभूमि बन चुकी है कि ये बातचीत होगी, सफल होगी? यस, ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करा और जो उसका अंजाम निकला है वो ये है कि एम्बेसडर्स मिलेंगे, इजरायली एम्बेसडर और लेबनान का वो कह रहा है मिलने को इन वॉशिंगटन डीसी। तो ये सीनियर लेवल की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यस, हो सकता है जिस समय अभी इस्लामाबाद में टॉक्स हो रही है 48 घंटे के लिए नेतन्याहू रोक सकता है, अमेरिका वो उसको पुश कर सकता है, डेफिनेटली यस। अब बात रही बाकी जो फ्रोजन फंड्स ईरान मांग रहा है वो तो मांग ही रहा है। ईरान इकोनॉमिक फ्रंट पे आई थिंक 3 चीजें कह रहा है कि भी मेरा जितना नुकसान हुआ उसकी मेरी भरवाई हो। उसकी भरवाई के लिए वो क्लेम कर रहा है कि हॉर्मोज में जो टोल लगा देंगे उससे मेरी एक हो जाएगी, रिपेयर्स एटसेट्रा। दूसरा कह रहा है जो मेरे पैसे फ्रोजन है अमेरिका में और आई थिंक स्विट्जरलैंड में भी कुछ नहीं, करीब $8 बिलियन है, वो मेरा खोला जाए। तीसरा है सैंक्शंस है मेरे पे, भाई वो भी तो इकोनॉमिक कंपोनेंट है, सैंक्शंस लिफ्ट करी जाए। अब बात है कि इन इतनी चीज़ों में जो इकोनॉमिक एंगल की हैं कौन कौन सी एग्री होंगी और कितना एग्री होंगी। बाय द वे कॉम्पनसेशन के तो गल्फ की कंट्रीज भी कह रही है हमें कॉम्पनसेशन चाहिए, वो ईरान से क्लेम कर रही है। ठीक है, तो हो सकता है हॉर्मुज का जो टोल निकलेगा उसका एक पोर्शन गल्फ कंट्रीज को भी हो जाएगा। तो मुझे हॉर्मुज का टोल बनता दिख रहा है, दिख रहा है आपको? मुझे बनता दिख रहा है, क्योंकि अगर सीज फायर होती है तो हॉर्मुज का कोई ना कोई टोल टाइप बनता दिख रहा है। क्योंकि वही बात आ गई ना, वो ईरान ये तीनों चीजें मांग रहा है ना, सैंक्शंस उठाओ, मेरे पैसे अनफ्रीज करो और ये करो। लेकिन ट्रंप तो कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, जो आप हॉर्मुज को बंद रखेंगे, टोल लेंगे, ये तो फ्री है, वो इनबिल्ट हो जाएगा किसी तरीके से। यूर राइट, ट्रंप ये कह रहा है, पर ट्रंप तो बहुत चीजें कहते हैं ना, असलियत क्या है इस समय, राइट। तो वो लगता है मुझे होता हुआ, सर्टनली यस। और बाकी ओवरऑल जो टॉक्स हैं इस समय प्रोबेबिलिटी वाइज 51% हल्की सी होप है, क्योंकि सारी पार्टी इस प्रेशर में है। इजराइल नहीं है वहां पे। मेरे ख्याल से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वाइज अक्लमंदी जो करी है ना इस वॉर में अभी तक, वो है कि फिलहाल में इजराइल को नहीं इंक्लूड करा इन टॉक्स में, क्योंकि इजराइल का एजेंडा अलग है और इजराइल अपने एजेंडे को पुश कर सकता है या एक अलग वेरिएबल और हो जाता।
सो इसलिए इट्स बेटर कि अमेरिकन एंड सर इरानियंस। इसमें इस बातचीत में इजराइल को या पूरे युद्ध में इजराइल को कितना हम अलग रख के बात कर सकते हैं या सोच सकते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन बहरहाल फिर से लौटते हैं इस बातचीत पर, क्योंकि इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है अजीत जी। अब इस्लामाबाद में जो बातचीत होगी इसमें बड़ा क्लियर है, पहले मध्यस्थ के बीच बात होगी, यानी कि इनडायरेक्ट बातचीत, फिर उसके बाद डायरेक्ट होगी। मध्यस्थ इसमें कौन कर रहा है, करेगा अभी? तो पाकिस्तान कर रहा है, स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो मध्यस्थता पाकिस्तान या नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ कुछ और? नहीं, वो मध्यस्थता नहीं होगी उसमें। ये वो मध्यस्थ नहीं है, वो मैं ये मध्यस्थ जानना का चाह मतलब रहा ये होता है कि आपकी बात अमेरिका भी माने और तो एक ईरान भी पर्चा होगा, माने। दिया जाएगा, तो हाँ, लाया वही जाएगा। जो काम एक समय हुआ इस युद्ध के पहले, जो काम मस्कट में हुआ ओमान कर रहा था, जिनेवा में हुआ ओमान कर रहा था, कि इस तरफ इस कमरे में जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी बात कही, वो बात जाकर के आगे बता दी आपने। दूसरे कमरे में अरागची और दूसरे लोग जो बैठे हुए लारी जानी जाते थे या जो भी गया, तो यही होगा यहाँ। ईरान युद्ध में आज बहुत बड़ा दिन है। आज इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने जा रही है और यह बातचीत 2 फेज में होगी। पहले फेज में मुद्दे तय होंगे और दूसरे फेज में सीधे टॉक्स होगी। बड़ी खबर है कि थोड़ी देर में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। जेडी वैंस के साथ ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर भी मौजूद होंगे। वहीं ईरान का डेलीगेशन पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुका है। ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाब डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अरागाची भी उनके साथ इस्लामाबाद पहुंचे हैं। हालांकि बातचीत से पहले ईरान ने बड़ी शर्तें रख दी हैं, 2 और ज्यादा शर्तें रखी हैं, जिसमें उसका कहना है कि लेबनान के साथ जल्द से जल्द सीज फायर हो इजराइल का, और दूसरा है कि उनके तमाम जो एसेट्स हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं जो दूसरे बाहर के मुल्कों में जब्त करके रखी गई हैं, उसको रिलीज कर दी जाए। लेकिन बातचीत को लेकर जो शर्त रखी गई है, क्या इस शर्त के चलते रोबिंदर सर ये बातचीत आगे ना बढ़ पाए, ऐसे तो कोई मुझे लगता है कि हालात तो पैदा नहीं हुए हैं। जेडी वांस तो आ रहे हैं, तो पहले ही नहीं आते। एग्जैक्टली, बहुत कुछ होमवर्क हो चुका होगा। वही वाइस प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहा है, ये तो नहीं है कि आकर के दोबारा चाय पे चर्चा करते हैं, काइंड ऑफ थिंग। होमवर्क ऑलमोस्ट काफी हो रखा होगा, होना चाहिए, तभी आएगा। तो ये इंडिकेट करता है, और उन्हें होप भी होगी। जेडी वैंस भी खुद ये नहीं दिखाना चाहेगा अपने पॉलिटिकल फ्यूचर में कि यहाँ जाकर के डील नहीं करा पाया, राइट? तो इसका फेलियर माना जाएगा जेडी वैंस का। तो ही वांट दिस टू सक्सीड, बट तभी आएगा वो, उसे लगेगा चांस है। तो होमवर्क हो चुका है काफी, बट एज यू आर सेइंग बड़े सारे पॉइंट्स, एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स ओपन है, ये सब चैप्टर्स है। सैंक्शंस को लेके पूरे चैप्टर की डिस्कशन है, यूरेनियम को लेके चैप्टर की डिस्कशन है, इतने टॉपिक्स हैं यूरेनियम में, राइट? कि एनरिच और कर सकते कि नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी है उसका क्या होगा, प्रोग्राम कहाँ जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम एक चैप्टर पूरा वो है, कितने लॉन्ग डिस्टेंस की ओर बनाएंगे, फिलहाल वाले उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। एक कंडीशन तो ये भी थी कि इनकी कि ईरान की आर्मी को सेल्फ डिफेंस फोर्स बना दिया जाएगा, इट विल नो लॉन्गर बी ए मिलिट्री, जैसे जापान में हुआ था, पर वो तो चांस नहीं होता दिखता, राइट? ये डिमांड थी अमेरिकन की। लेकिन इसमें काफी कुछ हद तक डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया, क्योंकि उनका जो आखिरी बयान आया आपने सुना होगा, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमारा मकसद एक है कि किसी भी लिहाज से ईरान को परमाणु बम हम नहीं बनाने देंगे। बाकी मुझे लगता है उनको कोई और आपत्ति नहीं है, सिर्फ एक चीज पे उनका है कि ये हमारी बात मान लो तो वी आर रेडी बाकी चीजों को मानने के अब इट लुक्स दैट्स इट, प्लस हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, ओके? ये 2 चीज हैं जो मेन है फिलहाल। इजराइल और पुश करेगा बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए कि उसकी ट्रीटियों की, उसके नंबर्स को लिमिट करा जाए। पर बात है कि ईरान, देखिए पूरा ये एक वो मोज़ेक बनेगा ना, ये चीज इंडिविजुअल नहीं है। ईरान कहेगा कि मेरा जो डैमेज है मुझे भरवाई करो, तो एसेट खोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि एसेट खोल देंगे, आप ले लो पैसा। हाँ, अब वो नहीं, पर एसेट का लीवरेज है ना, नहीं खोलेंगे, इसलिए नहीं खोला उन्होंने। अब ओबामा ने 5 बिलियन दिया था ईरान को, ट्रंप पूरी इलेक्शन कैंपेन और अभी तक जोर जोर से बोलता था प्लेन लोड्स ऑफ बिग ब्यूटीफुल ग्रीन डॉलर बिल्स इन एयरप्लेन्स, आई हैव नेवर सीन सो मच, ओबामा गेव देम अवे। तो क्या ट्रंप अब वैसे करेगा, राइट? तो वो नहीं करना चाहेगा। फिर ईरान का होगा सैंक्शंस, ओके? लेबनान का पीस एक एडिशनल बन गया है फैक्टर, राइट? और मेरे ख्याल से लेबनान पहले से भी था इस अंडरस्टैंडिंग में, बट इट कुड बी अमेरिका और इजराइल आपस में एक चीज ये बता दीजिए कि लेबनान की वजह से क्यों ये पीस डील चला जाए? आखिरकार ईरान को क्या जरूरत है लेबनान के साथ वहां पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेने की? आप यहां पर युद्ध खत्म करो ना। नहीं, क्योंकि ये तो युद्ध इजराइल का है ना, इजराइल लेबनान में एक्सपैंड कर रहा है, तो ईरान को क्या जरूरत और इजराइल भी यहाँ एक्सपैंड कर रहा है, ये इंटरलिंक्ड है ना। नहीं, मेरा कहना है कि ईरान जो है सर,
अजीत सर, ये ईरान को क्या जरूरत है अंदर जाने की कि वो लेबनान से बोले कि इजराइल के ऊपर, मतलब इजराइल हमला ना करे, इस पे हमला ना करे? देखिए, इजराइल ने, जब ईरान ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद अपने को रिकंस्ट्रक्ट किया, अपनी मिलिट्री को, अपनी आर्मी को, तो उसके साथ अपनी प्रॉक्सीज भी उन लोगों ने खड़ी की। वो भी एक उनका एक लाइन ऑफ डिफेंस है। उन्होंने जो शिया मिलिशिया खड़ा किया वो एक लाइन ऑफ डिफेंस है उनका। उन्होंने हिजबुल्लाह को खड़ा किया, हमास को खड़ा किया, हुती को खड़ा किया। ये 3 अलग अलग कंट्री हो गई ना, यमन में और गाजा में या लेबनान में। तो उनका एक प्रॉक्सी है, वो मिलिशिया है उनका। हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के नाम पर लेबनान की लड़ाई लड़ रहा है इजराइल, और वो बड़ा एकदम वैसी लड़ाई अभी हाल के दिनों में हम लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब बताएंगे, हम लोग आज तक नहीं देखे कि इस तरह की लड़ाई हो, इस तरह से कारपेट बॉम्बिंग हो। आप इस बात का ध्यान न रखें कि हम हॉस्पिटल को अटैक कर रहे हैं कि आम आदमी को अटैक कर रहे हैं। तो दोनों की लड़ाइयों का फर्क है। वहां लेबनान को खत्म करने के मकसद से लेबनान की सरकार क्यों नहीं हिजबुल्लाह को रोकती है? नहीं, हिजबुल्लाह को क्यों रोके भाई? ईरान के साथ ही, जब वो ईरान का ही, उसी वजह से तो ईरान भी लेबनान की मदद कर रहा है। अगर हिजबुल्लाह को रोकना शुरू कर दे लेबनान, तो कौन उसको डिफेंड करेगा? वहां पर तो आर्मी है, सब कुछ है। नहीं, देखिए, लेबनान टोटल आबादी है 60 लाख। आधे लोग उसमें से हिजबुल्लाह और इसके विचार को सपोर्ट करते हैं, चाहे वायलेंस को नहीं पर सपोर्ट करते हैं। लेबनान की जो पार्लियामेंट है उसमें 128 सीटें हैं मेरे ख्याल से जी। हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल पार्टी की 15 सीटें हैं पार्लियामेंट में, और हिजबुल्लाह के लाइक माइंडेड कोएलिशन मिलाकर ये लोग 60 सीटें हैं पार्लियामेंट में। तो फिलहाल जो सरकार है, मेजॉरिटी है उसकी, 68 उनके हैं नंबर्स, बट इस कोएलिशन के इतने हैं। और लेबनान की करीब करीब आधी जमीन इलाके ऐसे हैं, आधा लैंड एरिया है जिसमें हिजबुल्लाह सपोर्टर्स हैं। तो एक तरह से और लेबनान की आर्मी स्टेट है ना फिर। या एंड इसकी आर्मी लेबनान की बहुत वीक है। हिजबुल्लाह 1982-4 में बना था जब इजराइल ने इन्वेड किया था लेबनान। सर, मैं थोड़ा सा इसे समझना चाह रहा था, दर्शकों को कुछ समझाने की बात हो रही थी ना, दर्शकों को भी लगता हो कि ईरान, इजराइल और साथ ही अमेरिका की युद्ध चल रहा है, इसमें लेबनान को बार बार क्यों घसीटा जा रहा है, जिसकी वजह से बार बार खट्टाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो लोगों को समझना था, पहली भी जो लिस्ट 15 सूत्री जो डिमांड था, उसमें लेबनान का नाम था। नहीं, हिजबुल्लाह, हुती और हमास तीनों का नाम था। जी जी। इसने कहा था ईरान ने कि उन पर भी हमले बंद करने होंगे। बिल्कुल। अब इधर पाकिस्तान में बातचीत शुरू होने वाली है, तो उधर अमेरिका की जंग की तैयारी भी तेज हो गई है। बड़ी खबर है कि सीजफायर के बीच अमेरिकी मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। मिडिल ईस्ट में जल्द ही अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 1500 से 2000 सैनिक जल्द तैनात किए जा सकते हैं। यूएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अटलांटिक के रास्ते निकल चुका है। अब यूएसएस बॉक्सर और 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट भी ईरान की तरफ ये बढ़ने लगे हैं। रविंदर जी, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ साफ है कि बातचीत फेल, तो हम फिर से हमले शुरू करेंगे। तो ये अमेरिका या फिर डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल है कि हम कहीं से भी आपको रास्ता नहीं देने जा रहे हैं, आपको डील माननी पड़ेगी, डील नहीं मानेंगे तो वही होगा जो इस सीजफायर से पहले दिन चल रहा था। ओ एब्सोल्युटली यस, ये प्रेशर टैक्टिक है, साइकोलॉजिकल टैक्टिक है कि भाई हम तैयार हैं। सर, इसकी ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है अमेरिका को और प्रेशर डालने के लिए ईरान के ऊपर? बिकॉज ईरान से जितनी फेवरेबल टर्म्स हो एक्सट्रैक्ट करनी है। भाई आपको एक दूसरे को चिप्स एक्सचेंज करने हैं ना, तुम ये करो तो मैं ये करूंगा, तुम ये करो तो मैं ये करूंगा। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, ईरान ने कह रखा है कि अपने मिलिट्री बेसिस बंद करो यहाँ से, मिडिल ईस्ट की कंट्री से, राइट। अमेरिका वो तो करने वाला नहीं, पर अमेरिका कहेगा ठीक है, जो मैंने एडिशनल ट्रूप्स लगाए थे मैं उनको पीछे करता हूँ। बार्गेनिंग, हाँ, बार्गेनिंग, एग्जैक्टली, सो बार्गेनिंग। तो ये प्रेशर टैक्टिक है फिलहाल के लिए। बट अभी जो लग रहा है जैसे बैक अगेन कि जितनी पार्टीज आ रही हैं सब बहुत इंटेंसली और सीरियसली रास्ता ढूंढने का आई थिंक कोशिश है। बिल्कुल, नहीं तो इस तरह से आप जब बार्गेनिंग करते हैं, यानी कि जब सौदा करते हैं, तो क्या होता है कि 10 चीजें अपनी भी ऐसे रखते हैं जिसपे आप पीछे हट सकते हो। तो शायद यही वजह कि उन्होंने 12 बना दिए और इन्होंने भी अपनी जो तादाद है बढ़ा दी वहां पर सैनिक की। जैसा कि बता रहे थे रविंदर सर कि अगर हम कुछ कम करना होगा तो अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे, और वो 12 में से हो सकता है कि उनके 4 मान ले, बाकी ना माने, या 7 मान ले या बाकी ना माने। बातचीत से पहले ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया है। जहाजों में सबसे बेहतरीन गोला बारूद लोड कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है जहाजों में अब तक बने सबसे अच्छे हथियार भी लोड कर रहे हैं। समझौता नहीं हुआ तो इनका इस्तेमाल हम करेंगे, ये कहना है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का। और बहुत ही जल्द यहां पर खोल दिया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। We'll find out what's going on. They're militarily defeated. And now we're going to open up the Gulf with or without them. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it.
and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve, and Jarrett. You have a good team. We'll see how it all works out. You're not going to let them toll the strait, are you? I mean, it's international. No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that, but if they're doing that, we're not going to let that happen. तो एक बार फिर से उन्होंने क्लियर कर दिया है अजीत जी की बहुत साफ सी बात है इसमें जो हमने सुना उनका तो साफ कहना है कि भाई कि अब परमाणु जो हथियार है उसको हमें खत्म करना है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना है लेकिन इस सबके बीच जो सबसे ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो 10 पॉइंट्स दिए गए थे उन 10 पॉइंट्स में जब भी बातचीत होती है कि पुनर्निर्माण की बात भी कर रहे थे बाकी चीजों की बात कर दी है क्या सिर्फ उनको पता है कि ये सब तो मिलने वाला है नहीं लेकिन हम 10 पॉइंट्स बना के भेज देते हैं हाँ तो ऐसे पहले 15 पॉइंट आया फिर इधर से 5 पॉइंट गया फिर उधर से 10 पॉइंट आए तो ये सब एक्सचेंज हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं कौन-कौन से हो सकता है आपको लगता है जिस पे सहमति बन सकती है और असहमति किस पे रह सकती है देखिए सबसे बड़ी बात जिस पर सहमति बननी है और एकमात्र चॉइस है वो ये है कि युद्ध बंद हो जाए हमले बंद हो जाए ये तो 15 दिन के लिए बात हो रही है ना अभी तो 15 दिन का जो अस्थायी युद्ध विराम है उसको अस्थायी करने की बात हो रही है ये परमानेंट हो जाए ये अभी सीज फायर है 15 दिन का इसको परमानेंट किया जाए उसके बाद बाकी सारी बातें उसके बाद भी हो सकती हैं अगर तमाम कुछ चीज़ों पर सहमति बनती है कुछ पर नहीं बनती है तब भी ये अगर तय हो जाता है इस बातचीत में कि ठीक है हमले नहीं करेंगे 15 दिन के बाद भी ये सीज फायर जारी रहेगा तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी और ये मकसद होगा अमेरिका भी ये चाह रहा है क्योंकि जितना नुकसान अमेरिका में हो चुका है ट्रंप का हो चुका है उनके रेपुटेशन का उनके मिलिट्री का उनके पॉलिटिकल जो उनका पॉलिटिक्स है उसका उसके बाद एक बात आप समझिए कि ये जेडी वेंस जो आ रहे हैं कह रहे हैं कि बहुत गुड टीम है कल तो कह दिया ट्रंप ने कि भाई तुम करके आओ तुम्हारी तो दूसरी राय है ना तुम करके आओ तो तुमको हम क्रेडिट देंगे नहीं करोगे तो हम क्रेडिट लेंगे तो ये क्रेडिट की ये भी तो करना है कि युद्ध विरोधी जो खेमा है अमेरिका में उसके हिसाब से भी तो कुछ चीजें अब आगे होनी है वेंस उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि एक बातचीत होने जा रही है शांति होना है हर कोई यही चाहता है रविंद्र सर इसमें कौन कौन से जो आपको लगता है कि शर्तें रखी गई हैं जो दोनों देश जिस पर आम सहमति बन सकती है और जिस पर आम सहमति नहीं बन सकती जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो सकती देखिए सहमति मेरे विचार से यूरेनियम के मामले में कुछ बन सकती है उसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं एक महत्वपूर्ण हो गया एक ईरान कहेगा मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा फॉर एग्जांपल ये कह सकता है या एनरिचमेंट का कुछ है तो एक यूरेनियम में कहीं ना कुछ एक होगा दूसरा आई थिंक हो सकता है कि मिसाइल प्रोग्राम में भी कुछ हो ईरान कमिट कर सकता है शायद कि मैं ICBM नहीं बनाऊंगा जो कि अमेरिका तक पहुंच सकते हैं मिसाइल्स अभी ईरान के पास है नहीं बट वो डेवलप कर रहा था तो मैं लॉन्ग रेंज नहीं बनाऊंगा कह सकता है बट मैं बाकी वो रखेगा अपने क्योंकि उसे इजराइल से अपने को प्रोटेक्ट करना है कभी के लिए तीसरी सहमति और सबसे पहले मेरे ख्याल से बननी पड़ेगी हॉर्मुज के ऊपर और उसमें कुछ लेन देन होगा एक्सचेंज होगा जो भी होगा हॉर्मुज के ऊपर सहमति बननी पड़ेगी क्योंकि जो दुनिया का इतना बड़ा प्रेशर है हॉर्मुज स्ट्रेट से मैं तो कहता हूं इस जंग में ना एक नया सुपर वेपन पैदा हुआ है जो आज तक दुनिया में नहीं था जिस प्रकार का है और जिस प्रकार का ईरान पे भी नहीं था ये वेपन सुपर वेपन न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा पावरफुल है और वो ये है कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दो ओके तो उस पर बननी तो अहम है क्योंकि सारी ट्रैफिक रुकी पड़ी सर आपने तो ये वाले बता दी जिसमें सहमति हो सकती है लेकिन ईरान की तरफ से कौन कौन सी ऐसे शर्तें हैं जिस पे वो पीछे हट सकता है क्योंकि ये भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है लेकिन बातचीत से पहले ट्रंप का एक और बड़ा बयान आया है वो भी बता देते हैं ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता है ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है ये ट्रंप ने कहा है No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. और ईरानी प्लेन में हमले में मारे गए बच्चों की तस्वीरें आई हैं हमले में मारे गए बच्चों की तस्वीर लेकर पहुंचे थे यहां पर मोहम्मद बागेर जो स्पीकर हैं ईरान के संसद के और उन्होंने इस मिशन का नाम दिया है मिनाब 160 है मिनाब वो जगह है जहां पर स्कूल के ऊपर टोमाहॉक मिसाइल गिरने के बाद कई बच्चों की जान चली गई थी 168 बच्चों की रविंदर सर क्योंकि हम जहां रुके थे ये जो तस्वीरें हैं ये तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो एक सेंटिमेंट्स है ईरान के वो सेंटिमेंट्स को लेकर वो पहुंचे हैं और नाम भी दिया गया है क्योंकि सबको पता है कि वहां पर लोग जो कट्टर हैं इस्लामिक कट्टर हैं उनकी क्या सोच है अमेरिका से कभी भी समझौता करना नहीं चाहेंगे लेकिन एक बड़ा तबका वो भी है ना कि जो चाहता है कि यहाँ शांति हो
तो शायद हो सकता है कि इस तरह की तस्वीर है, लेकिन वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे ईरान पीछे हट सकता है कि अगर चलो हम मानने के तैयार हैं कि हम हट गए, या आप अगर नहीं मानते तो भी? नहीं, यूरेनियम पे तो, और देखिए ट्रम्प का वर्ड है न्यूक्लियर वेपन, तो उसमें ईरान मान सकता है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, राइट? ठीक है। एनरिचमेंट का मामला अलग है, राइट? वो एक और एडिशनल मामला है कि यूरेनियम जो है उसको कितना एनरिच कर सकता हूं मैं, 60% तक अभी करा पड़ा है, जबकि सिविल न्यूक्लियर पावर के लिए आपको 5% एनरिच यूरेनियम चाहिए होता है, बस 20% तक आप एनरिच करो तो फिर आपको एमआरआई न्यूक्लियर मेडिसिन का जो रिसर्च वगैरह है, तो एनरिचमेंट का अलग है यहाँ पर एक बात मैं कह रहा हूँ, जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं प्लेन के अंदर और इन बच्चों की, डेफिनेटली इमोशनल है, बट इस वॉर में ये भी निकल के आया कि ईरान ने सोशल मीडिया बड़े इंटरेस्टिंग रूप से कर रहे हैं, इनके ट्रॉल कर रहे हैं बहुत ट्रम्प को, एआई जनरेटेड वीडियोस चल रहे हैं, लेगो गेम जो होती है उसमें ट्रम्प लूजर लूजर। तो इसमें तो सर काफी हद तक चीन का और रशिया का बताया जा रहा है कि बहुत इसमें मदद मिल रही है, काफी किया जा रहा है। नहीं, हो सकता है अपेरेंटली इसमें दो ग्रुप्स हैं, क्रेजी बॉयज करके कोई है, या मीडिया ईरान ग्रुप है कोई, शायद उसमें कुछ होंगे 20-25 लोग, एआई वगैरह, वो बहुत बड़ी पावरफुल इंपैक्टफुल वीडियोस जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, वो सर बातचीत हमने शुरू की, चलिए, क्योंकि एक जो कहानी है ना पूरी इस युद्ध की कहानी में, जैसे कि दो मुख्य किरदार हैं सर इस सिनेमा में, तो एक तो हो गया आपका अमेरिका है, दूसरा आपका ईरान है, इजराइल है, लेकिन सबके साथ साथ जो बहुत और भी जो कैरेक्टर्स हैं वही बहुत रोल प्ले करते हैं। जैसे पाकिस्तान में कई लोग सवाल पूछ रहे थे अजीत जी कि पाकिस्तानी क्यों, कि ये लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान में क्यों हुआ, कहीं और क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ओमान में हो रहा था, कहीं हो रहा था। तो जो मुझे जितनी समझ में आई बात, मैंने कहा कि शायद ईरान को एक ऐसा देश चाहिए था जहां पर वो सुरक्षित महसूस करे, और अमेरिका को एक ऐसा देश चाहिए था जो उसके हिसाब से चले, और सुरक्षित महसूस कहां हो रहा था ईरान को? पाकिस्तान में, क्योंकि चीन ने भरोसा दिया कि तुम चिंता मत करो, हम इसको नजर रख रहे हैं। वही चीन का जब इंटरफेरेंस इसमें हुई, तो चीन ने का है ईरान को कहा नरम पड़ने के लिए कि तुम बहुत हार्ड व्यू मत रखो, हार्ड स्टैंड मत लो, तो ये चीन की दखल हुई, तो ईरान इसके लिए तैयार हुआ। और अमेरिका की जहां तक बात है, देखिए बार बार वो हम कोट अनकोट कह रहे हैं माई फेवरेट जनरल 10 बार कह चुके हैं ट्रम्प मुस्लिम मुनीर के लिए, तो वो कंफर्टेबल हैं अपने फेवरेट जनरल के साथ। अच्छा, जब आपने पहले तमाम लोगों की पंचायत को खारिज कर दिया है, चाहे यूएन हो या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, यूरोपीय यूनियन हो, नाटो हो, सबको खारिज कर दिया, तो किसी के साथ तो जाना था, तो वो अपने फेवरेट जनरल के साथ गए हैं कि उनका फेवरेट जनरल इस बात को करे। और ईरान चीन के कहने से कंफर्टेबल हुआ इस मामले में, नहीं तो ईरान और पाकिस्तान तो खुद ही लड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे पर तो बम बरसा रहे थे, मिसाइल छोड़ रहे थे, इधर बलूचिस्तान में और उधर वो उनके जो ये सुन्नी बहुल आतंकवादियों को वो मार रहा था, और उधर तो ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो ये कंफर्टेबल किया है चीन ने, चीन की वजह से ईरान हुआ है, और अमेरिका अपने जनरल के साथ कंफर्टेबल है, ये दोनों बात कर रहे हैं। उसमें डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का काम पाकिस्तान का होगा। पाकिस्तान का कोई ऐसा से नहीं है कि वो इन्फोर्स करा सके, इस समझौते को इन्फोर्स करा सके, या मिडिल ग्राउंड पर ले आने में अपनी तरफ से किसी को पुश कर सके। ये मिडिल ग्राउंड पर आने का ये है, कह दिया रविंदर जी ने कि वो यूरेनियम का मामला, वैसे वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है ईरान, उसको कहा हुआ है कि हमको हमारे हथियार नहीं बनाएंगे, वो इसके लिए तैयार है कि हम इनरिच नहीं करेंगे, वेपन ग्रेड यूरेनियम हम नहीं बनाएंगे। वो कह देगा ये समझौता हो जाएगा, जिस पर वो आसानी से मान जाएगा, वो ये है जो ईरान ने कहा है ना कि आप अमेरिका अपनी फौज हटा ले खाड़ी से, तो अमेरिका कहेगा कि हम नहीं हटाएंगे, तो ईरान मान जाएगा कि ठीक है चलो मत हटाओ। कुल मिलाकर हम जितने पॉइंट्स हम लेकर आए थे उसमें से जितनी हमने लोग चर्चा की, अभी तक समझ में इतना आ रहा है कि हाँ, एक वो रास्ता नजर आता है कि जहां पर हमें लगता है कि शांति वार्ता आगे बढ़ सकती है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बयान भी सामने आया, ईरान धोखा देने की कोशिश ना करें, ईरान बातचीत में ईमानदारी दिखाए। जेडी वांस ने कहा है कि ईमानदारी दिखाएं तो हम खुले दिल के साथ बात करने के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं। As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का भी बयान सामने आया है, जंग रुकवाना सबसे कठिन काम है। शहबाज ने कहा है कि उलझे मसलों को हल करना बहुत मुश्किल होता है। अब वो मान रहे हैं कि बहुत मुश्किल ये काम है। कठिन मरला वो देर पा जंगबंदी का है, वो मुज़ाकरात के जरिए उलझे हुए मसाइल को हल करने का है। और ये मरला जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेक और ब्रेक के मतवाजी है। मैं
आप सब इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, माओं, बहनों और भाइयों को दरख्वास्त करूंगा कि आप अल्लाह ताला के हजूर दुआ करें कि रब्बे जुल जलाल इन मुज़ाकरात को अपनी कमाल मेहरबानी से कामयाब फरमाए। रविंदर सर, ये इतना इमोशनल हो रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ये डरे हुए हैं, क्या खुशी नहीं है, कि आखिरकार पाकिस्तान को इस जो युद्ध के रुकने से क्या फायदा होता, और अगर होता तो उनको क्या नुकसान होता? देखिए, ये मोमेंट है शहबाज शरीफ को अपनी लेगेसी भी बनाने का। अगर ये टॉक सक्सीड हो जाती है, जो भी हुआ माना जाएगा भाई इस्लामाबाद टॉक्स में एक ये सीज फायर हुई और लंबी हुई, अगर तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? वो तो बेसिकली एक तो वो फ़ायदा जो सभी देशों में जंग के रुकने से, कि इकोनॉमी में तेल की कीमतें, फर्टिलाइज़र की कीमतें, फार्मास्यूटिकल की कीमतें, प्लास्टिक की कीमतें जो सब बढ़ रही हैं वो रुकेंगी, गैस की, कुकिंग गैस, एलपीजी, तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा, राइट, जो सबको है। पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि इसका डिप्लोमेटिक स्टेचर बढ़ेगा दुनिया में, ओके, और वो रियलिटी है। और हमें देखिए, हमें इंग्लिश में एक सही ना, नो दाई एनिमी, ओके, वी शुड नो व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग, और हमें रियलिस्टिक असम्पशन होना चाहिए। पाकिस्तान इस खेल में क्यों है? मेरे विचार से इसलिए क्योंकि वो जो कॉन्क्रीट चीजें डाल रहा है इस गेम में, जैसे क्या डाल रहा है? सऊदी को मिलिट्री पैक्ट है ना, सऊदी को इसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स दिए हैं, ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम्स, और ड्रोन पायलट्स जो सऊदी में ऑपरेट कर रहे हैं सऊदी एयर डिफेंस के साथ, उनको अटैक से बचाने में पाकिस्तान ने दिए कंक्रीट। दूसरा, कंक्रीट जो बॉर्डर है इनका 900 किलोमीटर का, पाकिस्तान की किस्मत है इसकी ज्योग्राफी, जो 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहां पर इन्होंने पहले पिछले साल ही कह दिया था मुनीर ने और शाहबाज ने कि अगर आपको ईरान के अंदर पैसे भेजने, अपने स्पेशल एजेंट्स भेजने, हम इधर कर देंगे, हम आप भेज देना इनटू ईरान में जो इंसर्जेंसी बढ़ाने के लिए जी। और अभी रिसेंटली ये पहले चल रहा था, अब जब वॉर इंटेंसिटी ज़्यादा हुआ कि ईरान के ऊपर और प्रेशर बनाओ, ये सारा खेल है ईरान पे प्रेशर बनाने का, भाई सरेंडर करे, तो इन्होंने यहाँ तक ऑफर करा है कि अगर चाहिए तो हम अपने सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े कर देंगे, क्योंकि हम इन्वोक होगी हमारी सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, उस पर ईरान अटैक कर रहा है तो हमें यहाँ जाके ईरान को अटैक करना पड़ेगा। तो नेगोशिएशन में, अगेन बार्गेनिंग में, ईरान के ऊपर एक प्रेशर, ट्रंप को एक और पत्ता मिल गया कि उनको बोले देखो हमारे पास बूट्स ऑन द ग्राउंड है वहां से कंक्रीट। बस एक क्विक पॉइंट मैं और बोलना चाहता हूं जो बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ अभी तक। ईरान की एम्बेसी नहीं है अमेरिका में, 81 की एम्बेसी वगैरह के बाद, राइट। ईरान की एम्बेसी के इंटरेस्ट पाकिस्तान एम्बेसी हैंडल करती है। 92 से ईरान इंटरेस्ट सेक्शन है इनसाइड द पाकिस्तान एम्बेसी, जो कि ईरान की बातें वहां कम्युनिकेट करता है अगर करनी हो, और अमेरिका की एम्बेसी नहीं है तेहरान में। तो जो स्विट्जरलैंड की एम्बेसी है तेहरान में, वो अमेरिकन कम्युनिकेशन करती है जो उसे सरकार से करनी है, सर्विसेज हो। तो ये बहुत इंटेंस चीजें हैं। तो पाकिस्तान केवल चिट्ठी ले दे नहीं रहा है, तो एक जियोपॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि एक मोमेंट है इस वक्त, हम जो बिल्कुल हमारे पड़ोस में हो रहा है, और इस पर सबकी नजर इसलिए बनी हुई है क्योंकि अगर यह बातचीत सफल हो जाती है तो आपने सुना कि रविंदर सर ने बताया तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, और अगर यह बातचीत फेल होती है तो फिर इसका भी असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। वो कैसा पड़ेगा वो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर, पॉलिटिक्स से लेके हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे आज काफी चर्चा की है, और हमें इतना तो समझ में आ गया है कि फिलहाल जो पाकिस्तान में बातचीत होने जा रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ईरान भी मन बना चुका है कि वो पीछे हट सकता है, मानने के लिए तैयार है, और अमेरिका का भी बहुत क्लियर कट है कि अगर बातचीत सफल रही तो फिर आगे ईरान के लिए बेहतर दिन आने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर।